माय लविंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन आवर चैनल एसपी ज्ञान। तो आज इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट देखने वाले हैं, जो कि सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है। चलिए आइए इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट हैं फटाफट उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ ट्रिक्स भी मैं आपके साथ बताऊंगा, उसको भी अच्छे से आप समझ लीजिए, ताकि आपको आपके टेस्ट में या फिर आपके मेन एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने पीडीएफ को, जो आपके क्लास नोट्स है, उसको अगर आप कई बार रिवीजन करते हैं और वहां से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं सॉलिड स्टेट के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में, जिसमें पहला क्या है कि कोई भी सॉलिड जो बॉडी होती है उसका क्या होता है कि डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। जो इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं उसके एटम्स के बीच में, वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होती है उनके बीच में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली वो होल्ड किए हुए होते हैं। वो जो सॉलिड बॉडीज होती हैं वो इनकम्प्रेसिबल होती हैं और वो क्या होती हैं, रिजिड होती हैं। तो टर्म्स को यहाँ पे हम समझेंगे, अनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। तो अनिसोट्रॉपिक में क्या है कि इसके डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में, यानी कि उस बॉडी के अलग अलग डायरेक्शंस में आपको अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी, राइट। और आइसोट्रॉपिक में क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में, है ना, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तो ये आइसोट्रॉपिक कहलाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉलिड की, सॉलिड कितने तरह की होती हैं, तो दो तरह की सॉलिड को डिफाइन करते हैं हम, एक है क्रिस्टलाइन और एक है एमॉर्फस। अब आप ये समझिए कि जो क्रिस्टलाइन बॉडी होती है उनका क्या होता है, रेगुलर शेप होता है, यू नो अबाउट रेगुलर शेप। और जो एमॉर्फस बॉडी होते हैं उनका क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। जो क्रिस्टलाइन बॉडी होती है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर जा करके वो मेल्ट होना शुरू करेंगी। जबकि एमॉर्फस में क्या होता है, एक रेंज होता है, यानी कि उस टेम्परेचर के आसपास पे वो जाके मेल्ट होना शुरू करेंगी, उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। जो क्रिस्टलाइन बॉडी होती है उनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और जो एमॉर्फस होती है उनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। अच्छा, जो क्रिस्टलाइन बॉडी होती है वो अनिसोट्रॉपिक होती है नेचर में। अब आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि जैसे आपका कोई दोस्त होगा जिसका नाम अनिस होगा, तो अनिस एक कैसी बॉडी है, क्रिस्टलाइन बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, क्रिस्टलाइन बॉडी है। तो याद आप ऐसे रखते हैं कि यार जो अनिस है वो क्रिस्टल होता है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो अनिसोट्रॉपिक है वो क्रिस्टलाइन है। और अब दूसरा आपके क्या पास बचा कि आइसोट्रॉपिक कौन है, एमॉर्फस बॉडी होती है आइसोट्रॉपिक नेचर में, राइट। क्रिस्टलाइन बॉडीज होती हैं उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जो एमॉर्फस बॉडीज होती है उनका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जो क्रिस्टलाइन बॉडी होती है उनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड होती है उनको या तो हम कहते हैं सूडो सॉलिड कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। आई नो ये सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड को आपके जो टीचर्स होंगे बहुत अच्छे से समझाए होंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कोवैलेंट सॉलिड का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, देन आयनिक सॉलिड, देन मेटालिक सॉलिड एंड देन मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल आपके सामने रहा कि SiO2 जो नेटवर्क बनाता है इसका सबसे ज्यादा होता है, देन NaCl, देन CO2। जो ग्रेफाइट होता है वो अच्छा थर्मल कंडक्टर होता है, अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है। बट जो डायमंड होता है वो अच्छा थर्मल कंडक्टर तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है, आपको पता है। उसके बाद क्या है, यूनिट सेल एंड लैटिस, है ना, उसके बारे में समझते हैं कि यूनिट सेल और लैटिस क्या होता है। तो यूनिट सेल आपको पता है, लैटिस कैसे बनते हैं कि जब स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, वो खुद को क्या करें, बार बार रिपीट करे, है ना, खुद को क्या करे, बार बार रिपीट करे, मतलब कि एक लंबा चेन बनता चला जाए यूनिट का, उसी को हम क्या कहेंगे, लैटिस कहेंगे। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। अब इसमें आपको आप समझिए, इस फिगर को अच्छे से ध्यान से देखिए आप। इसमें जो भी एटम्स को हम लेंगे उसको क्या कंसिडर करेंगे, स्फेरिकल कंसिडर करेंगे। और इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है, एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। अब 1/8 कैसा होता है, आप अपने क्लास में पढ़े होंगे। ये जो एक एटम है ये 8 अलग अलग यूनिट से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट के लिए वो 1/8 होता है। उसके बाद क्या होता है, जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट है, इफेक्टिव नंबर ऑफ। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि 8 प्रेजेंट है ना, इसमें कह सकते हैं कि 8 एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन ये जेड इफेक्टिव नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हर एक एटम 1/8 जो अपना पार्ट है वही इस यूनिट में शेयर कर रहा है। इसीलिए एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है 1/8, और ऐसे कितने एटम हमारे पास है, 8 हैं, तो इसको साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 1।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, जेड इफेक्टिव हो गया, राइट। अब दूसरा पॉइंट हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, है ना। ए और आर से आप काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि ए क्या है, ए जो है वो एज लेंथ है ना, ए जो है वो क्या है, एज लेंथ है। और आर क्या है, आर एटम का रेडियस है, जो ये एटम है ना या फिर स्फीयर, इसका क्या है, रेडियस है। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो एक एज है, ये जो एक एज है, ये जो दो एटम्स लगे हुए हैं आपस में टच किए हुए हैं, इतने दूर नहीं वो आपस में टच किए हुए हैं, तो जो इसका रेडियस इन दोनों के रेडियस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 2r हो जाता है, जो कि कंप्लीट एज लेंथ के बराबर हो जाता है। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या है, तो 2r इज इक्वल टू ए। ये इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। कोऑर्डिनेशन नंबर इस यूनिट सेल का 6 है। अब दूसरे यूनिट सेल की बात करेंगे, जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या बीसीसी। इसमें क्या होता है कि कॉर्नर एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। क्यों नहीं टच करते हैं, क्योंकि बीच में एक बॉडी सेंटर्ड सेल आ जाता है। ये सेल, ये जो एटम है, ये क्या करता है, इन 8 एटम्स को टच करता है ना, यानी कि बॉडी सेंटर जो एटम है वो क्या करता है, ईच कॉर्नर एटम को टच करता है। अगर इसके जेड इफेक्टिव की बात करें, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं, तो एक जो है वो बॉडी सेंटर वाला एटम हो गया, 8 जो है वो कॉर्नर के एटम्स हो गए, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। तो टोटल कैलकुलेशन करके 2 आ जाता है। अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की, है ना, कि एज लेंथ और इसके रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो होता है कि √3a इज इक्वल टू 4r होता है। यानी कि अगर आप एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो इस बॉडी डायगोनल ड्रॉ करने से क्या होगा कि इसमें 3 एटम्स आएंगे, ये 1 2 3 एटम्स आएंगे, और इसका जो एज लेंथ होगा वो √3a हो जाएगा, जो कि 4r के इक्वल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, यानी कि ये जो एक एटम है वो क्या कर रहा है, वो 8 कॉर्नर एटम्स को टच कर रहा है, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 आ जाएगा। तीसरे यूनिट सेल की बात हम करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी। इसमें क्या होता है कि कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाता है, एक फेस एटम आ जाता है। एक फेस सेंटर्ड एटम जो होता है ना, एक फेस सेंटर्ड एटम जो होता है वो किसको किसको टच करता है, तो वो कॉर्नर एटम्स को टच करता है ऑफ इट्स फेस, यानी कि इसके फेस पे जो कॉर्नर एटम्स हैं, 4 एटम्स है, 1 2 3 4, तो इन 4 एटम्स को टच करेगा। मतलब क्या है कि अगर ये वाला एटम है तो वो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, इन 4 एटम्स को क्या करेगा, वो टच करेगा। नीचे वाले फेस सेंटर को वो टच नहीं करेगा, बाकी चारों को वो टच करेगा। अगर अपन जेड इफेक्टिव की बात करें कि इसमें जेड इफेक्टिव क्या है, तो 8 एटम्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, और 6 ऐसे फेस सेंटर्ड एटम्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो वो क्या है कि 4r इज इक्वल टू √2a होता है, राइट। कोऑर्डिनेशन ऑफ एफसीसी में कितना होता है, 12 होता है। 4 कॉर्नर्स वाले एटम को टच करता है, 4 फेस सेंटर वाले को, और 4 फेस सेंटर वाले को करता है, लेकिन उसके वजह से सेल में करता है। इस तरह के यूनिट सेल में हर एक एटम जो होता है वो क्या करता है कि 6 एटम्स को क्या करता है, टच करता है ऑफ ऑन इट्स प्लेन। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अगर इस येलो वाले एटम को आप लेंगे, तो 6 ग्रीन वाले जो एटम्स हैं उसको टच करेगा, जो कि उसके प्लेन में है। एटम्स ऑफ एबव प्लेन, यानी कि ये जो आपको पिंक वाला एटम्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसके ऊपर भी होंगे, तो उन 3 एटम्स को क्या करेगा, टच करेगा। एंड 3 एटम्स ऑफ बिलो प्लेन, और ये जो येलो वाला एटम है वो 3 एटम्स अपने नीचे वाले को टच किए हुए हैं। हम जेड इफेक्टिव की बात करते हैं तो 12 एटम्स होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा। तो ये 12 एटम्स कौन कौन से होंगे, तो इस सेल में अगर हम देखेंगे तो जो ग्रीन वाले जितने भी एटम्स हैं वो 12 हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है, क्योंकि ये हेक्सागोनल क्यूबिक पैक यूनिट सेल में होते हैं। 2 एटम्स जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 है। अब ये 2 एटम्स कौन कौन से हैं, तो ये येलो बॉल आप देखेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा, और ये एक एटम में, एक यूनिट सेल में 2 ही होंगे। और 3 एटम्स होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा होगा उस एटम में। और ये 3 एटम कौन कौन से, तो जो पिंक वाले एटम्स हैं, ये तीनों एटम्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें पूरा का पूरा होगा। इस तरह से जो ओवरऑल जेड इफेक्टिव है वो कितना होता है, 6 होता है। अगर अपन बात करें हाइट ऑफ एचसीपी लैटिस की, है ना, अगर हाइट ऑफ एचसीपी लैटिस की हम बात करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है 4r √2/3 एक ही में। ये फॉर्मूले से कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ाई की, तो उस समय पंकज सर थे, आपको पता ही होगा। तो पंकज सर का ये ट्रिक है एक्चुअली, तो उनसे ही मैंने सीखा था लक्ष्य बैच में। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि आप एक निमोनिक्स याद करते हैं इस ऑर्डर को याद करने के लिए, कि क्यों रहे, यानी कि सी यू, तो क्यों रहे, टी से टीना,
He से हीना, OR से और, MO से मोना, तेरे क्लिनिक पर, TI मतलब तेरे क्लिनिक पर। तो क्यों रहे टीना, हीना और मोना तेरे क्लिनिक पे, राइट। तो ये आप ऑर्डर याद करेंगे। अब इसमें आपको क्या याद रखना है एक्सियल डिस्टेंस में, कि तो 2 बार क्या होगा कि तीनों ABC जो होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे कि क्यूबिक वाले में और रोम्बोहेड्रल वाले में। टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में क्या होगा, एक एक बार नॉट इक्वल टू होंगे। और ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में क्या होगा कि तीनों एक दूसरे में कोई भी इक्वल नहीं होगा। तो ये भी ऑर्डर आपको याद हो गया कि एक बार दोनों इक्वल हैं, एक बार इसमें से कोई एक जो है नॉट इक्वल है, और इसमें क्या है, दोनों नॉट इक्वल है। उसके बाद क्या है, एक्सियल डिस्टेंस आप कैसे याद रखेंगे, एक बार क्या होगा कि सबके सब 90 डिग्री के इक्वल होंगे, एक बार क्या होगा कि नहीं होंगे, एक बार होगा कि होंगे और दूसरी बार क्या होगा कि वो नहीं होंगे। फिर क्या होगा कि सबके सब 90 डिग्री के इक्वल होंगे और एक बार होगा कि नहीं होंगे। तो मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया कि इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी आपके टीचर ने जो अच्छे से सिखाया होगा वो भी काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसका कोई ट्रिक नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका निमोनिक्स याद कर लीजिए, अगर आप इसका ट्रिक नहीं जानते हैं तो। फिर आप एक्सियल डिस्टेंस वाले को याद कर लीजिए कि एक बार क्या होगा कि तीनों इक्वल होंगे, एक बार क्या होगा कि इनमें से कोई दो इक्वल होगा, एक बार क्या होगा कि ये तीनों नॉट इक्वल होंगे। और एक्सियल एंगल को कैसे याद रख सकते हैं कि एक बार क्या होगा कि सबके सब 90 डिग्री के इक्वल होंगे, एक बार क्या होगा कि सब कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा कि सबके सब 90 डिग्री के इक्वल होंगे, और इस बार क्या होगा कि दो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, एक 120 डिग्री के इक्वल होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि सबके सब 90 डिग्री के इक्वल होंगे, और लास्ट में क्या होगा कि सबके सब दो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, एक 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। यानी कि बात करें पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में तो इससे क्या होता है कि आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। हो सकता है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप एग्जाम में बना करके दे दे, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। ये जेड जो होता है ना, जेड इफेक्टिव होता है किसी भी एटम के लिए, किसी भी यूनिट सेल की अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो ये जेड जो है उसका इफेक्टिव नंबर है। जैसे कि सिंपल यूनिट के लिए 1 हो जाएगा, जैसे कि सिंपल क्यूबिक के लिए 1 हो जाएगा, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। और उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम है ना, तो जैसे होता है ना कि एक एटम का वॉल्यूम तो स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद क्या है कि यूनिट सेल का वॉल्यूम जो कि क्या है, अगर एक क्यूब है तो एक क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से, है ना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आप ये याद रखिए कि क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 52.4, BCC का कितना होता है 68, FCC का कितना होता है 74, और HCP 3D का कितना होता है, इसका भी 74 ही आता है। ये जो टेबल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आप भी अगर प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कि कोई एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें कहेगा कि वो जो यूनिट सेल है वो Na सेल टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए कि Na सेल टाइप है तो अब उसमें क्या क्या होगा। तो जो Na प्लस है वो क्या होगा, हर ऑक्टाहेड्रल पे होगा। ऑक्टाहेड्रल कहने का क्या मतलब है कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे उसमें होगा। और जो Cl माइनस है वो कहाँ होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ CCP। एवरी एलिमेंट ऑफ CCP कहने का क्या मतलब है कि जो कॉर्नर एटम्स आप देखे हैं, कॉर्नर एटम्स और फेस सेंटर एटम, तो वो वहां पर क्या होगा, Cl माइनस होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है 666 होता है। और जो रिलेशन होता है केटायन एनायन और एज लेंथ के बीच में वो क्या है कि Rc प्लस आर है। यानी कि Rc कहने का क्या मतलब कि केटायन का रेडियस, और Ra कहने का मतलब कि एनायन का रेडियस। ये किसके इक्वल होगा, A/2 के इक्वल होगा। उस तरह से क्या है CH Cl है। तो इस तरह से CS प्लस कहाँ प्रेजेंट होता है, एट बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है। और जो Cl माइनस होता है वो एवरी कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8:8 होता है। इसका जो Rc प्लस Ra होता है वो किसके इक्वल होता है A√3/2। तो ये टेबल आपको कंप्लीटली याद करना पड़ेगा। आप इस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको काफी अच्छे से पढ़िए, याद करिए। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं हाइपोथेटिकल जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह के, मतलब इस तरह के एटम्स दे देंगे कि इस तरह का वो एटम है, इस तरह का क्रिस्टल है, और आपको ये रिलेशन याद करना पड़ेगा, या कई बार हो सकता है कि ये नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना पड़ेगा। तो आप प्लीज इस टेबल को काफी अच्छे से याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स की, है ना, कि कितने तरह के वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला है ट्रायंगुलर वर्ड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2D में इस तरह का अगर आप एटम्स रखते हैं, है ना, तो ये जो बीच में गैप बन जाता है, ये जो गैप बना है यही एक वर्ड बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड कहते हैं। HCP 2D में भी ये पाया जाता है। दूसरा है हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड। अब टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है कि जैसे आप देखिए कि 3 एटम्स आपने एक प्लेन में रखे हैं, येलो वाला आपका जो एटम्स देख रहे हैं 3 एक प्लेन में रखे हैं, और चौथा क्या किए उसके ऊपर से आप रख दिए, है ना।
चौथा एटम जो है उसको ऊपर से आपने रख दिया, तो जो बीच में एक गैप बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड कहेंगे। तो इसका तो ये कितने एटम से बना, 4 एटम से बना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसमें पाया जाता है, ये सीसीपी में पाया जाता है और HCP3D में पाया जाता है। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल वर्ड के लोकेशन के बारे में कि कहाँ पाया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए कि 2 टेट्राहेड्रल वर्ड, जो THB है ना, ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ईच बॉडी डायगोनल पे, यानी कि ये जो एक बॉडी डायगोनल है, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स पाए जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ड, यानी कि अगर आप बात करें कि ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल वर्ड है और ये कॉर्नर का आइटम है, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि इसके और इसके, इन दोनों के बीच में कितना आइटम होगा, कितना डिस्टेंस होगा, तो होगा a√3/4। उसके बाद तीसरे वर्ड के बारे में बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाले आइटम्स जो है 3 और इनके ऊपर से कुछ इस तरह से येलो वाले आइटम्स रखे गए हैं, तो बीच में जो गैप बनता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है। तो 6 आइटम से मिलकर बना है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, 6 है। ये सीसीपी में पाया जाता है और HCP3D में पाया जाता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें हम कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बॉडी सेंटर पे पाया जाता है, यानी कि ठीक यहाँ बीचों बीच पाया जाता है। और दूसरा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये तो दूसरा ये एज सेंटर पे पाया जाता है ना, यहाँ पे, यानी कि जितने भी एज हैं उनके क्या, उनके सेंटर पे पाया जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो 1/4 होता है, और एज कितने होते हैं, क्यूब में 12 होते हैं, तो 1/4 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ये और 1 ये, तो 4, यानी कि FCC में जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं उनका Z इफेक्टिव कितना होता है, 4 होता है। ये जो टेबल है वो फिर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आप ये रेडियस रेशियो याद करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी टेबल के बेसिस पे आते हैं। तो आपको इनका लिमिटिंग जो रेंज है वो याद करना पड़ेगा कि अगर R+/R-, यानी कि केटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अगर वो 0.155 से 0.225 आएगा तो वो क्या होगा, प्लेन ट्राइगोनल वर्ड होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। अगर 0.225 से 0.414 आएगा तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड कहलाएगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर वो 0.414 से क्या होगा, 0.732 तक आएगा तो वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, अगर वो इस रेंज में आएगा तो, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर 0.732 से 1 आता है तो ये क्यूबिक वर्ड होता है और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होता है। अगर अपन बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं, कि Z इफेक्टिव, जैसे कि FCC का 4 है, BCC का 2 है, वो मोलर मास यहाँ पे लिखेंगे, और ये A क्यूब जो होगा वो क्या होगा, साइड का लेंथ होगा, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, और Na क्या होगा आपका एवोगैड्रो नंबर। तो अगर जब इन सबको आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां से आपको डेंसिटी मिलके आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देखिए कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लाइक आप FCC में 4 कह सकते हैं या BCC में 2 कह सकते हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड के, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड बाई 2। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि FCC जो यूनिट सेल है उसमें Z इफेक्टिव कितना है, 4 है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस वन शॉट में डिफेक्ट्स को क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इसके लिए NCERT का जो लास्ट पेज है या फिर जहाँ पे दिया है डिफेक्ट्स, उसको आप काफी अच्छे से रीड करिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना डिफेक्ट्स वाला, वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल में मैं कितने भी पॉइंट्स लेके आऊँ, हो सकता है कि कोई और लाइन से क्वेश्चन बना के दे दे, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NCERT को पढ़िए 1-2 बार, ताकि आपके लिए जो डिफेक्ट्स है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपने जो अपने टीचर से सीखा होगा उन सारे पॉइंट्स को आपने इस टॉपिक में देख लिए होंगे। फिर से मैं बता दूं कि डिफेक्ट्स के लिए आप सबसे अच्छा क्या कीजिए कि NCERT को रीड कीजिए, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपको कोई डाउट हो, आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम इस अकाउंट पर पूछ सकते हैं। बाकी यार इस PPT को बनाने में या फिर लेक्चर रिकॉर्ड करने में जानते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डेफिनेटली अपना प्यार इस चैनल पे दिखा सकते हैं, और कैसे दिखाना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप इस सेशन के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के इस लेक्चर का PDF आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा ही नोट्स है, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो अपने टाइम में यही नोट्स बार बार रिविजन करता था,
तो आप भी डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। आप अपना ध्यान रखते रहें। बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।